प्रिय छात्रों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे और यह जो प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। किसी न किसी पेपर के सेट में यह जो प्रश्न है 4 नंबर में या 6 नंबर में ज़रूर आता है ना। तो इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे भी, ताकि यह जो प्रश्न है एक ही बार में आपको तैयार भी हो जाए, है ना। तो आइए देखते हैं कि इसे किस तरह से हल किया जाए। कंसंट्रेट होकर कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, इसको अच्छे से समझिए, फिर अपने मन से इसको लिखने का प्रयास कीजिए। जो ही प्रश्न आप समझते हैं उन प्रश्नों को अच्छे से अपने मन से भी लिखने का अभ्यास भी करें, ताकि आपका जो मैथ है काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। मैथ को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से समझिए और उसको बार बार लिख कर अभ्यास कीजिए, ताकि यह जो प्रश्न है, चाहे कोई भी प्रश्न है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जितने भी प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप ध्यान से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करना है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। उदाहरण 9 को भी हम लोगों ने हल किया था, उसमें भी हम लोग हल किए थे कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसे हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। इसे परिमेय संख्या मानकर जो है सिद्ध किया जाएगा। तो मान लेते हैं, माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है ना। मान लिया करणी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और कोई भी जो परिमेय संख्या होती है उसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उसे हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं, a और a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b ना पूर्णांक है, जहां a और b पूर्णांक है। अब a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ दिख रहा है। यहाँ a और b में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो 1 है, मतलब 1 के सिवा यहाँ कोई भी a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये होता है, देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये होता है, जैसे a गुणे 1 b गुणे 1, तो इसको जब गुणा करेंगे तो a/b मिलेगा। तो a में और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 के सिवा यहाँ कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। देखिए तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो इधर हो जाएगा करणी में 5 का वर्ग, इधर हो जाएगा a/b का वर्ग, ठीक है। अब क्या करेंगे कि करणी में 5 के जो वर्ग करेंगे ना तो करणी हट जाएगी, है ना। इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि करणी में 5 चाहे कोई भी संख्या हो जो करणी के अंदर है, तो उसको जब हम वर्ग करते हैं तो करणी यहाँ से क्या होती है, हट जाती है। तो यहाँ से 5 मिलेगा। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 मिलता, 7 रहता तो 7 मिलता, केवल करणी हटेगा इस वर्ग की वजह से। अब यहाँ से क्या मिलेगा, a²/b², ठीक है। वर्ग कैसे हटता है देखिए एक बार और समझिए। करणी में 5 का वर्ग करना है, तो 5 जो करणी के अंदर है तो इस 5 को हम 1/2 करणी हटा कर लिख सकते हैं, क्योंकि करणी का घात 2 है, लेकिन जब घात के रूप में लिखा जाएगा तो 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 घात जो वर्ग है। अब वर्ग जो है घातों के घातों में गुणा करते हैं तो ये इससे गुणा होकर कट जाएगा, तो 5 पर 1 घात मिलेगा और इसी को हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो करणी में 5 के वर्ग करने से क्या मिला, 5 मिला। यहाँ से a²/b² क्रॉस गुणा कर देते हैं, 5 से b² में गुणा करेंगे और a² से 1 में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 5b² = a², ठीक है। यहाँ से b² का मान क्या होगा, b² का जो मान होगा a² के नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। b² का मान निकालना हो तो b² के पास जो संख्या है उस संख्या से a² में भाग दे देंगे। इसको समीकरण हम 1 बना लेते हैं। यहाँ देखिए a² ऊपर है, 5 नीचे है, तो a² 5 से विभाज्य है ना। ये जो भी संख्या है वो 5 से क्या है, विभाज्य है।
तो जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब 5 के एक जगह पर अगर 5 रखें तो 5 का वर्ग 25 होगा, जो 5 से विभाज्य होगा। तो जब 5 को वर्ग करने से 25 होता है और वह 25 5 से विभाज्य है, तो ए का मान जो 5 है वो भी तो 5 से विभाज्य होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि एक जगह पर अगर हम 5 रखते हैं तो 5 का वर्ग करने से 25 होगा और वह 25 5 से कट जाएगा। तो जो संख्या हम एक जगह पर रख रहे हैं वो भी तो 5 से कट जाना चाहिए, है ना। तो वो भी 5 से कटेगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। फिर अब इस संख्या को, ये जो है 5 से जब विभाज्य होगा तो इस संख्या को हम तीसरे पूर्णांक के साथ जो है इसको गुणा करके मान लेते हैं, है ना। पुनः माना यह जो ए है ना, इसी को माना ए बराबर 5। अब अकेले नहीं रहेगा ये 5, इसके साथ कोई तीसरा जो पूर्णांक जुड़ जाएगा। ए बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। c की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई एक पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो ए बराबर 5c और यही मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 में जहाँ a है वहाँ पर रखेंगे 5c। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a का मान क्या है 5c और यही 5c समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 उतार लीजिए, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। तो एक जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5c लिखेंगे। एक जगह पर 5c का वर्ग होगा, क्योंकि a का वर्ग होगा तो 5c का भी वर्ग करेंगे। एक की जगह पर 5c रख देंगे, एक की जगह पर 5c रख देंगे। जब a का वर्ग है तो इसका भी वर्ग होगा। नीचे हो गया 5, अब इसका वर्ग कर दिया होल वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या हो गया 25। 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c स्क्वायर, 25 c स्क्वायर और नीचे हो गया 5। यहाँ देखिए b स्क्वायर। अब 5 से जो है ना 25 को 5 बार में काट दीजिए तो मिल गया b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो यहाँ से अब किसका मान ज्ञात करेंगे, c स्क्वायर का। तो c स्क्वायर के साथ जो संख्या जुड़ी है, अब उस संख्या को अगर हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो भाग का संबंध हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा b स्क्वायर, है ना, और नीचे हो जाएगा 5। जब c स्क्वायर का मान निकालेंगे तो c स्क्वायर के साथ जो संख्या जुड़ी है उस संख्या से हम दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा c स्क्वायर और 5 चला जाएगा b स्क्वायर के नीचे। तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब a स्क्वायर के नीचे 5 था तो आपने क्या लिखा था कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अब वही चीज़ यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा आपको। b स्क्वायर के नीचे 5 है तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना। b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से a 5 से विभाज्य है और यहाँ देखिए b भी 5 से विभाज्य है। मतलब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि a और b दोनों जो है 5 से क्या है, विभाज्य है ना। तो a और b का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो जाता है। तो उसको लिख लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त होता है, जो कि
एक विरोधाभास है। एक विरोधाभास है ना, जो कि क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है, हमने ये माना था कि करड़ी में 5 एक परमेय संख्या है जो a बटे b के बराबर है। तो a और b में केवल एक ही गुणनखंड यहाँ पर था, लेकिन समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि a जो है 5 से विभाज्य है, और समीकरण 2 से देख रहे हैं कि b जो है 5 से विभाज्य है। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि a और b जो है दोनों 5 से विभाज्य है, इसलिए a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और प्राप्त हो जाता है। शुरू में a और b का केवल एक ही गुणनखंड था, लेकिन समीकरण 1 और 2 से हमने ये देखा कि a और b का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो जाता है, और यही जो चीज़ है, यही एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है ना। अतः हमारी कल्पना, यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, हमारी गलत कल्पना की वजह से, है ना। हमारी जो कल्पना थी क्या कि करड़ी में 5 एक परमेय संख्या है, इसी अब हम करड़ी में 5 क्या है, एक परमेय संख्या, और यही हमारी कल्पना थी। और यहाँ पर इसी कल्पना की वजह से एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि a और b का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना ये थी कि करड़ी में 5 एक क्या है, परमेय संख्या है, और यही हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। ये हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना है करड़ी में 5 एक परमेय संख्या है, परंतु यही क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है ना। हमारी कल्पना गलत है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखकर अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे, या फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, है ना। तो यह जो प्रश्न था काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाया भी गया। आप इस प्रश्न को 2 से 3 बार कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से तैयार भी कर लेंगे ना। यह जो प्रश्न है परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 6 माही, तिमाही और वार्षिक परीक्षाओं में भी जो है यह प्रश्न बार बार सिद्ध करने के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। तो आइए स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के